So I welcome you all again. So as we all know that कि हमने बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन वी हैव कंप्लीटेड. नाउ वी आर शिफ्टिंग टू हमारा सेकंड पोर्शन विच इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज के जितने सारे एस्पेक्ट्स हैं हमको पता है कि क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है UNFCCC का कॉप, राइट. तो 2024 के अंदर COP 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29th जो बेसिकली समिट है वो हुआ था, है ना. तो उसके अंदर क्या क्या हमारे कंक्लूजन निकले एंड लास्ट या अर्लियर हमारे बेसिकली क्या क्या चीज़ें थी उनको भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. और फर्दर जितने सारे एलिमेंट होते हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज के अंदर वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक आफ्टर ऑल दोज एलिमेंट्स, ऑल दोज सेगमेंट्स. तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को. तो सबसे पहला आता है हमारा NDCs, दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट आर दीज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. देखिए, अगर हम NDCs की बात करें तो 2022 के अंदर पहली बात ये अपडेट हुए थे और फर्स्ट टाइम 2015 के अंदर इनको बेसिकली लाया गया था. आप मुझे बताएंगे कि भाई हमारे कंट्री के अंदर बेसिकली इनको अडॉप्ट करा गया था. आई एम सेइंग दैट. अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है. तो हमको पता है कि पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, दैट इज इन 2015. तो उसमें NDCs को स्टैब्लिश करा गया था, नेशनली डिटरमाइंड गोल को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी. नाउ व्हाट आर दीज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस या गोल्स बेसिकली हैं क्या. ये गोल्स और कुछ नहीं है, अपने अपने एंड से हर एक नेशन ये ट्राई करेगा कि किस तरीके से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश की जाए. ये सारे जो एफर्ट होते हैं उनको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. किसी पर्टिकुलर नेशन की गवर्नमेंट अपना डिटर्मिनेशन से अपने कंट्रीब्यूशन को किस तरीके से दे रही है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, दे आर नोन एज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस. तो हमारे देश के अंदर भी ऐसे कुछ हुआ. एज सून एज द पेरिस एग्रीमेंट गॉट वाइंड अप, तो हमने ये देखा कि 2015 के अंदर ही हमने सबसे पहली बात अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अडॉप्ट करा एंड सिमिलरली हमने सबमिट भी करा वहां पर, इसको अपडेट करा हमने 2022 के अंदर. नाउ व्हाट आर द क्वांटिटेटिव टारगेट्स कि जो हमको करना है 2030 तक. यहाँ पे ये सारे पैरामीटर लिखे हुए हैं, ये आपने बेसिकली अपने स्टैटिक पोर्शन में आपने करे होंगे. तो हमको पहली बात अपने GDP का जो इंटेंसिटी टू एमिशन है ना, इंटेंसिटी ऑफ एमिशन अपने GDP का उसको रिड्यूस करना 2005 के लेवल पे. बेसलाइन हमने क्या ले रखा है, 2005 का ले रखा है. तो हमको पता है कि प्रीवियसली 2015 के अंदर अगर हम बात करें 33 to 35% हमने जो प्रीवियस हमारे NDC गोल थे, लेकिन इसको अपडेट करके 2022 में हमने 45% कर दिया कि हाँ इतना हम लोग एमिशन कम करेंगे 2005 के लेवल से, है ना. और कहीं ना कहीं 2019 में दिस वाज अचीव्ड बाय 33% हमने कर लिया 2005 से 2019 तक का अगर हम डाटा यहाँ पे देखें तो ये कुछ डाटा हमको यहाँ पे दे रखा है. इस डाटा को आप गो थ्रू कर सकते हैं. अगेन नॉट दैट क्रूशियल इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि कितना हमने प्रीवियस ईयर्स में अपना कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है दे रखा है. NDCs का हमारा क्या बेसिकली लेवल चल रहा है. अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द अदर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इट, तो पहला हमारा देख रहे हैं हमको पंचामृत, हमारा ऐसा कुछ बेसिकली इनिशिएटिव चल रहा है ना. दूसरा हमने LCDC नाम का एक इनिशिएटिव बेसिकली स्ट्रेटेजी हमारी बेसिकली चल रही है. तो ये दो इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से हैं जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCs के फेवर में हमको देखने को मिल रहे हैं. पंचामृत गोल क्या है हमारे, पहली बार COP 26 के अंदर ग्लासगो के अंदर जो हुआ था वहां पर हमने 5 क्लाइमेट गोल्स को या 5 क्लाइमेट एक्शन कमिटी बेसिकली बनाई गई थी इंडिया के द्वारा. सॉरी कमिटी नहीं, वैसे 5 कुछ ऐसे हमने प्लान्स को जो है सबमिट करा था अपने कि क्या क्या हमारे पास है. हमको पता है कि ग्लासगो समिट के अंदर हमने ऐसे कुछ पंचामृत को हमने घोषित करा था कि NDCs को अचीव करने में इन पंचामृत का हमारा सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है. इन्हीं के तहत अपने NDCs को हम लोग अचीव करने वाले हैं. तो पहली चीज जो हमको देखने को मिल रही है कि बाई 2030 हमको नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में 500 गीगावाट तक हम लोग अब नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी विच सिंपली मीन्स दैट रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम लोग प्रोड्यूस करेंगे. दूसरा हमने बेसिकली देखा था कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 50% हमारी एनर्जी सोर्स का हिस्सा होगा, है ना. 50% ऑफ टोटल एनर्जी सोर्स में से टोटल एनर्जी सोर्स में से 50% जो होगा दैट विल डायरेक्टली कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ऐसा हमारा टारगेट है 2030 तक हमको अचीव करना है. थर्ड हमने ये देखा हुआ है कि कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन 2030 तक की अगर हम बात करें उससे रिड्यूस कर देना. 1 बिलियन टन का कार्बन एमिशन को वी हैव टू रिड्यूस. ऐसा कुछ टोटल प्रोजेक्शन हमारा है कि 2030 तक ऐसा करना है. नेक्स्ट हमारा क्या है कि टोटल कार्बन इंटेंसिटी जो हमारी कंट्री की है, पूरी इकोनॉमी की है, उसको 45% से रिड्यूस करना है बाय 2030. ऐसा कुछ देखने को मिलता है. एंड लास्ट हमको पता है कि नेट जीरो होना है हमको 2070 तक. दीज आर द पंचामृत गोल जो आपको पता होना चाहिए, राइट. ये तो आपको थॉरो होना ही चाहिए, क्रूशियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिस इज. कमिंग टू हमारा दूसरा, इंडियाज लॉन्ग टर्म लो कार्बन एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. ये क्या बेसिकली है, तो हमको पता है कि भाई इंडिया के द्वारा सबमिट करी गई है UNFCCC के अंदर. 2022 में बेसिकली हमने ऐसा कुछ सबमिट करा था और हमने ये बोला है कि हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे रिन्यूएबल पावर प्लांट्स को. अल्टीमेटली इंस्टॉलेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज उनकी यहां पर बात की गई है
है ना। हम अपग्रेड करेंगे अपने ट्रांसमिशन ग्रिड्स को। ट्रांसमिशन ग्रिड्स क्या होती हैं, जो तुम्हारा जहां पे इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज गोइंग टू द दैट कमर्शियल पर्पस के लिए नाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट। तो वो ग्रिड के थ्रू बेसिकली होते हुए जाता है। हम उसको अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, हम उसको फॉसिल फ्यूल टू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज पर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, एंड इंट्रोड्यूस करने वाले हैं स्टोरेज सिस्टम को। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है उनका इंट्रोडक्शन हम करेंगे। सो दैट इज नथिंग अंडर दिस लॉन्ग टर्म लो कार्बन एमिशन या डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हमारी चल रही है इंडिया के अंदर 2022 में, जिसको हमने सबमिट करा था UNFCCC के अंदर। तो वो सारी चीजें हमारे पास हमको देखने को मिलती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनडीसी। या आपने स्टार्टिंग में अच्छा खासा पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट। कमिंग टू हमारा UNFCCC COP29, क्रूशियली इंपॉर्टेंट। दिस टॉपिक इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट। यहां से फॉर श्योर एक क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि हर साल कॉप होती है और हर साल उसमें से बहुत सारे हमें आउटकम देखने को मिलते हैं, और हर साल हमारे क्वेश्चन पेपर में उन आउटकम में से एक क्वेश्चन होता ही होता है। तो UNFCCC 2024 की अगर हम बात करते हैं तो हमको पता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC। इसकी 2024 की अगर हम कॉप की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अगर हम बात करें, तो अजरबैजान के बाकू में हुई थी, है ना, बाकू नाम के शहर में हुई थी। तो इसको बोला गया बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट बेसिकली बोला गया, है ना। इससे एंड हुआ ये, कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है दैट देयर आर वेरियस एग्रीमेंट्स जो इन द एंड साइन हुए होंगे, है ना। 2025 की अगर हम बात करें तो वो ब्राजील के बेलम नाम के शहर में होने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 2030 का कॉप। हालांकि हमारे लिए इतना बेसिकली जानना पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आने वाला कहाँ है, बट हाँ हमको एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, राइट। तो अभी कहाँ पर हुआ है, 2024 का बाकू में हुआ था, एंड फर्दर आने वाला टाइम पे कहाँ पे होने वाला है 2025 का, दैट इज इन ब्राजील ओनली, बेलम नाम के शहर में। पहला बेसिकली जो कॉप हुआ था दैट वाज इन बर्लिन जर्मनी 1995 में। एंड कॉप बेसिकली और कुछ नहीं है, दैट इज अ UNFCCC की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें UNFCCC के सारे मेंबर्स आते हैं, वो रिव्यू करते हैं कि क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन एंड कमिटमेंट्स बेसिकली कहां तक पहुंचे, एंड अल्टीमेटली उसी के तहत सारे कंक्लूजन हमारे ड्रॉ होते हैं। आउटकम क्या निकले, आउटकम जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उन्हीं को हम जानते हैं। पहली बात, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स ऑन क्लाइमेट फाइनेंस NCQG और बाकू फाइनेंस गोल, ये हमको एक आउटकम देखने को मिला हुआ है। अब देखिए, क्लाइमेट फंड को लेकर, क्लाइमेट ये जो फाइनेंस है इसको लेकर हमको पता है कि बहुत लंबे टाइम से टसल चल रही है, राइट। ये भी हमको पता है कि भाई क्लाइमेट ग्लोबल जो क्लाइमेट फंड है ना, दैट वाज आल्सो बीन एस्टेब्लिश। हमको पता है कि 27 शर्म एल शेख में ऐसा कुछ एस्टेब्लिशमेंट हमको देखने को मिलती। उससे पहले भी हमको कई फंड देखने को मिले, क्या वो एक्टिव हैं? नहीं है। नाउ व्हाट आर द वेरियस रीजन बिहाइंड दैट, ये आपने बेसिकली अपने पढ़ा होगा जब आपने बेसिकली इस चीज की तैयारी करनी शुरू करी होगी, बट यहाँ पे हम उन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। अमेरिका का क्या रोल है, वाई अमेरिका डू नॉट रेटिफाइड ऑल दीज जो है अमेंडमेंट्स हमारे पास होते हैं, या फिर आपके क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन के तहत जो क्लाइमेट चेंज फंड बेसिकली बनते हैं उनमें अमेरिका एक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों नहीं करता, ट्रंप की क्या पॉलिसी है ना। ये आपने थोड़ा बहुत एनालिसिस उसका किया होगा, लेकिन हमारे लिए जो जानना भी इंपॉर्टेंट होता है कि क्या इनके आउटकम निकले, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो पहला हमको दिख रहा है कि एक क्लाइमेट फाइनेंस नाम का बेसिकली अगेन वापस से बेसिकली बाकू फाइनेंस गोल नाम से, या फिर जो है तुम्हारा न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, वापस से एक बोल बच्चन वाली बात हमको देखने को मिल रही है। तो इसमें और कुछ नहीं है, इसमें वापस से आपका डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज जो है डेवलप्ड कंट्रीज से बोलेंगी कि फॉर द अडेप्शन एंड मिटिगेशन के लिए हमको क्या दीजिए, फंड दीजिए, फाइनेंस हमको कीजिए। एंड अगेन वापस से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ऐसा कुछ वादा करेंगे और उसको पूरा नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें रिपीट हो रही है और कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए जरा ट्रिपल फंड की बात करी गई है कि 300 बिलियन एनुअली 2025 तक इसको देने की बात करी गई है। प्रीवियस गोल क्या था, 100 बिलियन था, तो उसका ट्रिपल कर दिया, 300 बिलियन अप कर दिया है। डेवलपिंग कंट्रीज को जो दिया जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, व्हाट इज दिस फॉर, दिस इज फॉर अडेप्शन, है ना, दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ अडेप्शन और मिटिगेशन। तो यही दोनों चीजों के लिए बेसिकली हमको देखने को मिलता है कि हाँ भाई जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो एस्टेब्लिश होते हैं। नाउ दीज डेवलप्ड कंट्रीज आर इन द फेवर ऑफ, मेजरली दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस मिटिगेशन वाला फेज, है ना। ये मिटिगेशन पे बेसिकली विश्वास रखते हैं कि अभी तक जो भी हो चुका है ना, जो बेसिकली होता आ रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, वी नीड टू मिटिगेट इट, हमको उसको बेसिकली खत्म करना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया का क्या स्ट्रेटेजी है या डेवलपिंग कंट्रीज का क्या स्ट्रेटेजी है, जो अभी इन द फेज ऑफ इवोल्यूशन है, डेवलपमेंट है, तो वो भी रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। उनके ऊपर बेसिकली स्ट्रेस है कि भाई हमको कार्बन एमिशन नहीं करना है, हमको पॉल्यूशन नहीं करना है, हमको पॉल्यूशन को रोकना है। सो दे आर इन द फेवर ऑफ दिस अडॉप्शन वाली स्ट्रेटेजी कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, नाउ वी शुड अडॉप्ट टू दैट पर्टिकुलर लाइन कि भाई कैसे अब आगे जाके सुधारा जा सके। प्रीवियसली जो हो चुका है, वी नीड नॉट टू मिटिगेट नाउ, वी नीड टू अडेप्ट नाउ।
तो अडेप्शन वर्सेस मिटिगेशन का एक टसल यहाँ पे चलता हुआ दिखता है हमें, है ना। एंड बट मोर ओवर हमको ये पता है कि भाई वो ये बोल बच्चन वाली बातें हैं कि भाई 2035 तक इस फंड के तहत ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फंड या बाकू फाइनेंस गोल की अगर हम बात करें तो उसके तहत क्या करना है, ट्रिपल कर दिया है कि 2035 तक हमको $300 बिलियन बेसिकली देना है एनुअली। एंड एफर्ट बेसिकली मोबिलाइज करे जाएंगे कि $1.3 ट्रिलियन एनुअली बेसिकली दिया जाए पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सोर्सेस के द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं, बोल बच्चन वाली बातें वही सब लिखी हुई है। दूसरा हमको देखने को मिला कि आर्टिकल 6 एंड कार्बन मार्केट का ऐसा कुछ स्टैब्लिशमेंट हमको देखने को मिला हुआ है। फाइनली जो बेसिकली रूल आर्टिकल 6 था, है ना, रूल फॉर आर्टिकल 6 वो फाइनलाइज हो चुके हैं। दैट इज इंटरनेशनल क्लाइमेट कार्बन मार्केट, इंटरनेशनल कार्बन मार्केट पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो होने वाला था, है ना, अल्टीमेटली वहां पे सामने आया था। नाउ दिस हैज बीन फाइनलाइज्ड। नाउ व्हाट इज दिस इंटरनेशनल कार्बन मार्केट? आपने कार्बन क्रेडिट्स के बारे में सुना होगा। तो कार्बन मार्केट जो है किसी पर्टिकुलर डोमेस्टिकली भी अभी तक उनको इनिशिएट करा जा रहा था, उनको बनाया जा रहा था। नाउ आप इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कार्बन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट अंडर दिस कार्बन मार्केट, इंटरनेशनल कार्बन मार्केट। कि अब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाके अपने कार्बन क्रेडिट्स को बेचना चाहें, खरीदना चाहें, ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दैट इज अंडर दिस आर्टिकल 6 और द कार्बन मार्केट जो है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ट्रांसपेरेंसी किस चीज में? ट्रांसपेरेंसी नेगोशिएशन आइटम कंक्लूड लाइक द इनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क की बात कर रहा है ना। क्या है इनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क? इसके अंदर इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम जो कंट्रीज होती है अपने क्लाइमेट एक्शन को लेकर रिपोर्ट पब्लिश करेंगी, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना है किसी कंट्री के अंदर, उसको ट्रांसपेरेंट रखें। मिटिगेशन कितना हुआ उस चीज को लेकर, उसको ट्रांसपेरेंट रखें। एंड सिमिलरली अडॉप्शन के एफर्ट्स क्या हैं? मैंने बताया ना आपको, मिटिगेशन वर्सेस अडॉप्शन का बेसिकली ऐसे कुछ चलता है ना, अडेप्टेशन का चलता है। तो ये जो एफर्ट्स हैं ये अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी को और बूस्ट करने की बात करी गई है इसके अंदर। तो दैट इज नथिंग मोर और लेस उसी लाइन पर बेसिकली चलना है, ये शुरू करे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है कि हाँ ट्रांसपेरेंसी को इनहांस करा गया। पहला सबमिशन जो हुआ था बाइनोमियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का, तो हमको दिख रहा है कि 13 कंट्रीज के द्वारा करा गया पेरिस एग्रीमेंट में, है ना, 2015 के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं कि जो वापस से रिपीट हो रही है। नेक्स्ट कमिंग टू हमारा अडेप्शन। नाउ अडेप्टेशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट आने वाले टाइम पे, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज या तुम्हारे जो स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड नेशंस हैं, अगेन आई एम सेइंग स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड नेशन, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड नेशंस, राइट, है ना। तो ये सारे जो आइलैंड नेशंस हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, मतलब बेसिकली डूबेंगे, आने वाले टाइम पे डूबने की इनकी संभावना है ना। दूसरी बात, जो डेवलपिंग नेशंस हैं दे आर इन द फेवर ऑफ अडेप्टेशन रेदर देन मिटिगेशन। तो अडेप्टेशन को लेकर भी आने वाले टाइम पर बहुत सारे एग्रीमेंट, बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलने वाली हैं, है ना। नाउ व्हाट इज दिस फॉर? पहली बात, इन्होंने लॉन्च करा गया बाकू अडेप्टेशन रोड मैप। नाउ व्हाट इज दिस टू? इट इज टू एडवांस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अडॉप्शन आर्टिकल 27 के तहत ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, आर्टिकल 7 के तहत। नॉट सो इंपॉर्टेंट बट ये आपको ध्यान रखना है कि हाँ देयर इज अडॉप्शन रोड मैप विच हैज बीन अडॉप्टेड। एंड ये अल्टीमेटली है क्या? दैट इज बाकू हाई लेवल डायलॉग अडॉप्शन इनहेंस क्या करेगा? यूएई फ्रेमवर्क ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस इंप्लीमेंटेशन। तो कहीं ना कहीं इसका बेसिकली इंप्लीमेंटेशन के तहत ये चलने वाला है। इसने एक चीज और एस्टेब्लिश करी हुई है, जैसे दैट इज सपोर्ट प्रोग्राम फॉर इंप्लीमेंटिंग दैट नेशनल अडॉप्शन प्लान एंड एपी जो बेसिकली है नेशनली अडॉप्शन प्लान्स क्या हैं, अडेप्टेशन प्लान्स क्या हैं? दे आर नथिंग बट कि नेशनल लेवल पर हम अपने क्लाइमेट चेंज को लेकर अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दे आर नेशनली अडेप्टेशन प्लान। तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ये ऐसे कुछ प्लान है उनके बारे में बात कर रहा है, उनके लिए सपोर्ट प्रोग्राम चलाने की बात कर रहा है। दे आर नथिंग मोर और लेस, वही पुरानी बातों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इंडिजीनियस एंड लोकल कम्युनिटीज के बारे में ध्यान दिया गया। इंडिजीनियस लोकल कम्युनिटीज अगेन कमिंग टू हमारा जो स्मॉल डेवलप्ड आइलैंड नेशंस हैं या फिर उन कम्युनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। तो बाकू वर्क प्लान, है ना, बाकू वर्क प्लान के अंदर जो है एक मैंडेट ऑफ फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप ऐसा कुछ बेसिकली बनाने की बात करी है, इसका रिन्यूअल की बेसिकली बात कर रहे हैं मेनली। तो ये बोल रहे हैं कि लोकल कम्युनिटी और इंडिजिनियस पीपल जो है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसे कुछ बनाया जाएगा फॉर देयर हेल्प, है ना। इसको COP24 के तहत जो कोटा वाइस में बेसिकली हुआ था एंड अल्टीमेटली उसके तहत उसको स्टैब्लिश करा था, उसके रिन्यूअल की बात कर रहे हैं। वापस से वही बातें सारी घूम फिर के आ रही हैं एंड इसमें कुछ जो है कम ज़्यादा होने वाला है नहीं। डेवलप्ड कंट्रीज ये मानेंगे नहीं कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज में अपनी सबसे बड़ी भागीदारी निभाई। डेवलपिंग कंट्रीज ये मनवाना चाह रही है कि उन्हीं की गलती है, अभी हम लोग अगर कर रहे हैं तो दैट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम, है ना। तो फॉर दोज कंट्रीज तो हमको बेसिकली फाइनेंस चाहिए, वो फाइनेंस देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप जैसे जो दिग्गज हैं दे आर कमिंग टू पावर एंड अल्टीमेटली वो बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, वी आर नॉट इनटू क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन। अल्टीमेटली जो हमारे जो फंडिंग फाइनेंस वाला जो बेसिकली पार्ट्स होते हैं उनमें तो हम बिल्कुल ही नहीं है। तो मतलब जहां तक है ये सारी चीज़ें बस ठीक है वो हो रही हैं, तो दैट इज गुड।
जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें, नाउ इट इज लिंकिंग भाई जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें इसके अंदर है। तो क्या बोला गया कि इनहेंस करना है हमको लेमा वर्किंग प्रोग्राम ऑन जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज आने वाले 10 सालों में, है ना। तो लेमा वर्किंग प्लान ऑन जेंडर क्या है, बेसिकली 2014 के अंदर जो COP20 हुआ था उसमें ऐसा कुछ करा गया कि जेंडर कंसिडरेशन करा जाएगा अंडर कन्वेंशन एंड पेरिस एग्रीमेंट के तहत भी ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। तो आने वाले 5 सालों के तहत इसको क्या करना है हमको लॉन्च, मतलब उसके आने वाले 5 सालों में लॉन्च करा गया था COP25 के बाद। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो बेसिकली इसके अंदर हुई। इश्यूज पेंडिंग क्या है, ये मिटिगेशन वर्किंग प्लान एक ऐसा कुछ पेंडिंग हमको दिख रहा है। मिटिगेशन क्या होता है और वर्किंग प्लान क्या होगा उसका, वो आप नाउ आप डिसेंबर में भी कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट राउंड होगा एनडीसीज का, है ना, उसको पोस्टपोन करा गया 2030 तक, जो बेसिकली ब्राजील में होने वाला है। वही सारी बातें उसके अंदर भी होंगी। UNFCCC के बारे में स्टैटिक में आपने देखा होगा, है ना। UNFCCC क्रूशियल इंपॉर्टेंट बॉडी हमारे पास है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बाद ये क्या हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी। बॉन जर्मनी के अंदर इसके हेडक्वार्टर दिखते हैं। ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकने में या क्लाइमेट चेंज के जितने सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको रोकने में, उनको एनालाइज करने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। मेंबरशिप 198 कंट्रीज की हमको देखने को मिलती है। की एग्रीमेंट जो रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होता, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। अभी मल्टीपल टाइम वी हैव गॉन थ्रू, ये आपने जो है स्टैटिक में भी किया होगा। व्हाट आर द की इनिशिएटिव COP29 के अंदर क्या है, तो पहले हमको दिख रहा है कि रिड्यूसिंग मीथेन एंड ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी आपके सामने आएगा मीथेन, मीथेन के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या हैं। मीथेन के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हमको पता है कि भाई वेटलैंड, है ना, वेटलैंड से मीथेन निकलती है। हमको ये पता है कि भाई एग्रीकल्चर रेसिड्यू, एग्रीकल्चर से मीथेन निकलती है। नाउ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की अगर इंडिया के अंदर बात करूं, आपको कैसे याद रख सकते हैं। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, हमको पता है कि हमारे देश के अंदर राइस कल्टीवेशन अच्छा खासा होता है। राइस कल्टीवेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि जहां से क्या होगा आपका मीथेन एमिशन होता है। तो मीथेन का जो भी बेसिकली बॉडी होगी कंट्रोल करने के लिए, ध्यान रखिएगा आप इस बात को, मीथेन के एमिशन को रोकने के लिए जो भी बॉडी होगी, इंडिया विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट बॉडी। क्योंकि अगर इंडिया बेसिकली इसका पार्ट हो गया तो इंडिया को अपना राइस कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, अपने एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, क्यों, क्योंकि एनिमल वेस्ट से भी जो निकलने वाला बेसिकली गैस है दैट इज ऑल्सो द मीथेन, वन ऑफ द गैस इज मीथेन। तो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो 17% ऑफ टोटल वर्ल्ड का लाइव स्टॉक हमारे देश के अंदर है। हमको पता है कि राइस कल्टीवेशन में भी हम अच्छे खासे नंबर पर आते हैं। तो हमारा जो एमिशन है, मीथेन एमिशन है इन दैट पर्टिकुलर केस, मतलब एमिशन हम जानबूझ के नहीं कर रहे, बट हाँ उस कल्टीवेशन के दौरान जो हो रहा है हमारा भी अच्छा खासा है। तो इंडिया कभी उसका पार्टी होगा, कभी नहीं होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ऐसा कुछ हमको देखने को मिलने ही वाला था, तो ऐसा कुछ हुआ। तो बोल रहे कि ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन ऐसा कुछ हुआ है कि मीथेन को हमको क्या करना है, कम करना है ना। मीथेन का ऑर्गेनिक वेस्ट जो निकलने वाला मीथेन है उसको कम करने की बात करी गई है। COP26 के तहत इसको ग्लोबल मीथेन प्लेज एक हमने लिया था, है ना, ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। 2021 के अंदर ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। 35 कंट्री इसके सिग्नेटरीज हैं। यहां पे देखिए, ग्लोबल मीथेन प्लेज, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारा देश भी मीथेन के एमिशन में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है। अब देखिए, अब हुआ क्या, ये जो जितनी सारी कंट्रीज हैं, इंटरेस्टिंग है ये जितनी सारी कंट्रीज हैं, नाउ दे आर शिफ्टिंग देयर दैट पॉइंट ऑफ व्यू, देयर पाथ फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू मीथेन, है ना। ये कहां पर आ रहे हैं, मीथेन की तरफ को आ रहे हैं, राइट। नाउ ऐसा हो क्यों रहा है, सिंपल सी बात यह है क्योंकि फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को इतने टाइम से ये लोग यूज कर रहे हैं। मेजरली जो अरेबियन कंट्रीज हैं, दे आर द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द और द एक्सट्रैक्टर ऑफ द फॉसिल फ्यूल। सऊदी अरेबिया उनमें से एक है, उनके साथ इनकी ठीक बनती है। अगर हम बात करते हैं यूएस की, सेल गैस में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसका है। अगर हम बात करते हैं रशिया की, नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसका है। अगर हम बात करते हैं आपका दैट इज चाइना के अंदर अच्छी खासी इंडस्ट्रीज हैं। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें, वहां पर अच्छा खासा फ्यूल है ना, फॉसिल फ्यूल है। तो दे आर वर्किंग एज द कार्बन बॉम्ब। आपने जो है लिंगो इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा, LINGO। तो उसके द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया कार्बन बॉम्ब का। तो उसको अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, जस्ट गो थ्रू दैट कॉन्सेप्ट, दैट माइट बी इन योर एग्जामिनेशन दिस ईयर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो टॉपिक आज के टाइम पे है। लास्ट ईयर भी था, उससे पहले भी था, और लिंगो इनिशिएटिव पे आई थिंक एक PYQ भी है। देन कमिंग टू हमारा ग्लोबल मीथेन प्लेज की अगर हम बात करें, तो दैट इज अल्टीमेटली इंडिया इज एक्सक्लूडेड, इंडिया विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेज ओनली। और ऐसा कुछ अगर हो भी रहा है तो हमारे भी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा पीछे रहेगा। कमिंग टू हमारा नेक्स्ट 2020 दैट इज COP29 की प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें, तो ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज हमने लिया हुआ है ना, मतलब और जो कंट्रीज है उन्होंने लिया हुआ है। तो बोला है कि टारगेट रखे हुए हैं 2030 तक, बोला है कि 1.1
1500 गीगावाट जो एनर्जी स्टोरेज है उसका ऐसा हमने कुछ करना है ना। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज द ग्रीन एनर्जी प्लेज और ग्रीन एनर्जी जोन एंड कॉरिडोर्स बेसिकली बनाने की बात कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप किसकी इसकी है इसके अंदर, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। तो दैट इज अगेन ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट ऑफ दैट क्लाइमेट चेंज, उसके लिए है ना, टू ट्रिकल डाउन द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, उसके लिए हमने ग्रीन एनर्जी जोन्स बेसिकली बनाने की बात करी गई है। तो ये क्या होंगे, ये सेंट्रल हब्स की तरह काम करेंगे जहाँ पे आपके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्वांटिफाई करा जाएगा, वहाँ पे रखा जाएगा एंड अल्टीमेटली उससे एनर्जी फॉर्मेशन होगा एंड स्टोरेज के लिए एंड ये सारी कैपेबिलिटीज जो है डेवलप करने की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन डिक्लेरेशन ऐसे कुछ हमको देखने को मिलता है ना, नॉन निगलिंग बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। तो हाइड्रोजन के यूज के लिए, क्लीन हाइड्रोजन के यूज के लिए ऐसा कुछ हमको डिक्लेरेशन भी देखने को मिला है ना। देन ये सारी डिक्लेरेशन यहाँ पे हमारे पास है। देन यहाँ पे एक चीज आती है दैट इज क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, अजरबैजान में बेसिकली जो हुआ था है ना, बाकू अजरबैजान में, अगेन ये वाला इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये ऐसा कुछ हमको देखने को मिला कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज ने जो है ऐसा कुछ प्रोजेक्शन करा हुआ है कि एनडीसीज को हमको जो है बरकरार रखना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमको कमी रखना है हमारा तापमान। तो ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिला। देन अगेन फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज एज वेल इनटू द क्लाइमेट फंड है ना। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिली हैं। यू कैन गो थ्रू ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, ऑल दीज थिंग्स। देन देयर इज अ प्लेटफॉर्म नोन एज जीएमपी है ना। तो दैट इज अगेन, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद जो है, मतलब थोरो जो है इतना सारा थोरो नहीं करके जाना, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको जो है इसमें से निकालना है एंड यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दैट, राइट। वाटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट है ना। अदर इनिशिएटिव क्या क्या है, लाइक क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन एंड टूरिज्म, टूरिज्म पे क्या है बेसिकली ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। कुछ तो सटीक हमको देखने को मिलता नहीं है। हाइड्रोजन फॉर जीरो, हाइड्रो फॉर नेट जीरो LAC initiative. This is again an important initiative. Now what is this? It aims to develop and modernize the sustainable hydro infrastructure, है ना, हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात कर रहा है। तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए। ये अल्टीमेटली आप इंट्यूशन से भी काम कर सकते हैं इसका, है ना। सो देयर इज एन अलायंस नोन एज द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस दैट वाज लॉन्च बाय UAE है ना। तो इसी के तहत एंड इसको एफिशिएंटली हमको जो है बढ़ाना है, बोल रहा है कि 2030 तक हमको ऐसे बढ़ाने की बात कर रहा है। देन कमिंग टू हमारा ग्लोबल अलायंस फॉर पम्प्ड स्टोरेज, राइट। तो जो है 30 गवर्नमेंट्स ने 30 कंट्रीज की गवर्नमेंट ने इसको मिलकर जो है डिक्लेरेशन को ये इनिशिएटिव को लेकर आए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है। नाउ इंडिया का क्या बेसिकली इंस्टांस रहा COP29 के अंदर, वो हमारे लिए अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात अगर हम बात करते हैं, इंडिया ने प्रपोज करा हुआ है कि 1.3 ट्रिलियन एनुअली हम NCQG दैट इज व्हाट, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है ना, क्वांटिफाइड गोल, नेशनली क्वांटिफाइड गोल जो हमारे पास है, क्लाइमेट क्वांटिफाइड गोल जो हमारे पास है, उसके अंदर वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट, मतलब ऐसा प्रपोज करा हुआ है दैट इज 1.3 ट्रिलियन हम लोग वापस से डालने वाले है ना। एंड विच वॉज अर्लियर दैट इज 6 बिलियन फ्रॉम जो बेसिकली 6 बिलियन आने वाला है आपका ग्रांट और इक्विवेलेंट सोर्सेज से, यहाँ से कुछ आएगा। क्लाइमेट चेंज को अपोज करने की बात करी गई है, बोला कि मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम को बेसिकली हम लोग चला रहे हैं और कहने के टेम्परेचर को, पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में बेसिकली डिक्लेयर हुआ था कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ चुका है, लेकिन 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस से हमको आगे बढ़ने नहीं देना है। तो इसको बेसिकली मेंटेन करने की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ बोला, बोल बचने वाली बातें वहाँ पे हमने भी जाकर कर ली है। इंडिया ने असर्ट करा कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, फाइनेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि हम लोग मिटिगेट कर पाए, अडेप्ट कर पाए इस क्लाइमेट चेंज के दौर में। देन कमिंग टू हमारा इंडिया ने जो है अपोज्ड फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ ग्लोबल स्टॉक टेक, दैट आउटकम अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट है ना। देन कमिंग टू हमारा वट आर द साइड इवेंट्स क्या क्या चलते रहे। देन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने इसको बनाने की बात करी गई। इसमें बोला गया कि भैया 8 मिलियन दैट इज $8 मिलियन फॉर 12 स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जो मैं SIDS की आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट अनाउंस करा गया। देन आपका लेड IT मीट, राइट। तो ये क्या है आपका, दैट वाज को होस्टेड बाय द स्वीडन, है ना, इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। लीड IT मीट वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ऐसा कुछ बोल देगा। ऐसा क्या करा गया स्वीडन ने, स्वीडन ने इसको लॉन्च करा फॉर द लो कार्बन इंडस्ट्री ट्रांजिशंस, है ना, ये इसका बेसिकली मेन एम है। देन कमिंग हमारा एनर्जी ट्रांजेक्शंस विद द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ में ऐसा क्या चल रहा है ना। ग्लोबल साउथ को आप समझते होंगे, है ना। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ मिलकर जो है एक डेवलपिंग नेशंस ने एनर्जी शिफ्ट की तरफ एक कदम बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ऐसा भी कुछ हमको देखने को मिला कि इंडिया ने जो है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए स्वीडन के साथ अपना हाथ मिलाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल 6 ऑफ UNFCCC ये आपने बेसिकली पढ़ाई होगा, स्टैटिक में आपने लिखा होगा इसके बारे में, पेरिस एग्रीमेंट का जो है। एंड ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाता है,
स्टैटिक पोर्शन हो जाता है। नाउ आगे आगे अगर हम ऊपर बेसिकली बात करते हैं एनसीक्यूजे के, दैट इज न्यू कलेक्टिवली क्वांटिफाइड गोल्स, तो क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर ये सारी चीज़ आती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है इससे डिसअपॉइंटेड है। अब इसके बारे में जो है ना, ये आपने बेसिकली फॉर श्योर स्टैटिक में लिखा होगा, ये और कुछ नहीं, जो अभी मैंने कहानी बताई थी कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज मांग के थक गई हैं, डेवलप्ड कंट्रीज देने के लिए तैयार नहीं है, ये सारी चीज़ें वही हैं। COP21 के तहत इसको प्रपोज करा गया था कि भाई पोस्ट 2025 तक 100 बिलियन डॉलर बेसिकली देने हैं, है ना। 2009 में ऐसा टारगेट सेट करा गया था। अभी इसको कुछ नहीं बढ़ा के बेसिकली 300 बिलियन कर दिया है, 300 बिलियन डॉलर कर दिया, ये हमने भी देख लिया है ना। आर्टिकल 9 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऐसा कुछ मैंडेट करता है कि जो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो प्रोवाइड करेंगी फाइनेंशियल सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये सब हमने देख लिया, नेगोशिएशन क्या क्या अभी चले थे। फंड के बारे में, कुछ फंड्स के बारे में याद कर लेते हैं हम लोग। लॉस एंड डैमेज फंड है, COP27 के अंदर आया था, शर्म एल शेख इजिप्ट में बेसिकली जो हुई थी, है ना। और बोला गया था कि जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने की बात करेगी। दूसरा हमारे पास फंड है ग्रीन क्लाइमेट फंड। देखिए फंड को याद करते हुए जाइएगा आप, बिकॉज दीज फंड्स आर क्रूशियल इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुआ था COP16 के अंदर, और ऐसा बोला था कि भाई 2020 तक पर ईयर 100 बिलियन डॉलर इसमें देने की बात करी गई थी, लेकिन आया कितना, खाली 400 बिलियन डॉलर तक बेसिकली खाली पहुंचा था मामला, है ना। मामला पहुंच नहीं पाया ज़्यादा आगे। अडेप्टेशन फंड की बात करी गई कि भाई अडेप्ट तो करो एटलीस्ट। तो 2001 में ऐसा कुछ स्टैब्लिश करा गया था, क्योटो प्रोटोकॉल के जो क्योटो प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ डिक्लेरेशन हुआ था कि जो पार्टीज थी ऐसा कुछ करेंगी, है ना। तो UNFCCC के मैकेनिज्म के तहत ये हो रहा था। फिर आता हमारा स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड 2001 के तहत, जो COP7 था उसके अंदर इसको स्टैब्लिश करा गया था। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ध्यान रखिएगा जहां पर फैसिलिटी आया उसको रिलेट करिए फंड से मतलब मैं मतलब एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने इसको इनिशिएट करा था, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये दिस इज रिलेटेड टू फंड, ये PYQ है आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड हमको देखने को मिल रहा है, तो COP7 के अंदर 2001 के अंदर ही आया था। तो ये आप तो आइडिया लगा सकते हैं कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, वो इसके अंदर पार्टीज होंगे। एंड अल्टीमेटली ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा इसको क्या करा गया था, एडमिनिस्टर करा गया था। अगेन फैसिलिटी आया तो आपको ध्यान रखना है कि फंड की बात कर रहा है। सो विल रेस्ट दिस पर्टिकुलर सीरीज यहाँ तक अभी, है ना। एंड फर्दर अगली वीडियो में विल ट्राई टू कंप्लीट अपना क्लाइमेट चेंज वाला एस्पेक्ट, एंड देन हम अपना जो है ये नेक्स्ट जो अपना चीज़ है दैट इज क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन बेसिकली होता क्या है, ग्रीन क्लाइमेट क्रेडिट रूल्स क्या हैं, ये होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी आज यहाँ तक इसको रेस्ट करते हैं। एंड आपसे अगली वीडियो में मैं मिलूंगा। नेक्स्ट फर्दर बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास बेसिकली अभी पड़ी हुई हैं। आई होप आपकी पढ़ाई जो है वो ठीक चल रही होगी, रिवीजन आप कर रहे होंगे इस बात का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।